नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस नीति में। जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि हम लोग जीएस पढ़ेंगे और जीएस में पहला भाग इतिहास का होगा। इतिहास में सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास को पढ़ने से पहले हम आपको दो चीज़ें बताना चाहेंगे। एक कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद मानव का विकास कैसे हुआ, क्योंकि मानव के विकास से ही इतिहास की शुरुआत होती है। तो हम सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को थोड़ा देखेंगे, फिर मानव के विकास को, उसके बाद हम इतिहास पे आएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, हम थोड़ा ही समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी कैसे आई, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बाद मानव का विकास किस क्रम में हुआ, कौन सा मानव जो है वो किस काल से रिलेटेड है, किस काल से संबंधित है। ऐसे देखते हुए हम इतिहास को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, पर सबसे मान्य सिद्धांत या सटीक सिद्धांत कह लें, बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग थियरी जिसे बोला जाता है, इसको दिया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने। बिग बैंग सिद्धांत ही सर्वमान्य सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। तो इसकी शुरुआत होती कैसे है? आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी बिलियन ईयर एगो, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। सोचिए, इतना साल पहले पूरा ब्रह्मांड जो था वो एक छोटे से टीनी बॉल का मतलब ये समझ लीजिए कि जो पेन की नोक है, पेन की नोक से भी छोटा पॉइंट के रूप में हमारा ब्रह्मांड जो था वो पूरा समाहित था। और उस छोटे से टीनी बॉल को सिंगुलैरिटी कहा गया था। क्या कहा गया था? सिंगुलैरिटी। उस सिंगुलैरिटी में डिस्टेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसमें था और प्रेशर भी था। इन सब की वजह से इस पिंड में एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ और इसी महाविस्फोट की वजह से हमारे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिले तो फर्दर परमाणु का निर्माण हुआ। और आपको पता है कि जब परमाणु बनेगा तो परमाणु से ही हमारे पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान में आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है। और इसी आकर्षण की वजह से ब्रह्मांड में लाखों तारों का एक समूह बन गया और उसी समूह को आगे आकाश गंगा कहा गया। तो आकाश गंगा का निर्माण कुछ ऐसे ही हुआ है जैसे हमने आपको बताया। फिर हुआ क्या कि जो तारे थे वो देखने में तो छोटे हैं पर वो बहुत बड़े हैं, उनमें बहुत एनर्जी है। तो जब तारों में विस्फोट हुआ तो बहुत सारे ग्रह बने, उपग्रह बने। इन्हीं ग्रहों में से एक थी हमारी पृथ्वी, जो उस समय उसका टेम्परेचर जो था वो लगभग 8000 डिग्री सेंटीग्रेड था। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर था उस समय पृथ्वी का। तो धीरे धीरे वर्षा होने लगी। वर्षा होते होते बहुत लंबे समय बाद जाके पृथ्वी हमारी ठंडी हुई, तब इन पे जीवों की उत्पत्ति हुई। तो हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है वो होती है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, यानी 4.6 बिलियन ईयर एगो। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन उसकी विकास की भी अवस्थाएं हैं, तो वो देखते हैं। समूची पृथ्वी जो होती है वो पहले एक ही भूभाग के रूप में होती है, यानी पृथ्वी जो आज हम देख रहे हैं जिसमें 7 महाद्वीप है वो केवल एक ही भूखंड था, एक ही भूभाग था जिसे पैंजिया कहा जाता था। फिर पैंजिया जो है वो 2 भागों में टूट गया
तो जो भाग उत्तरी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रहा था उस भाग को लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहा गया। जो आप देख पा रहे हैं ये लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। वहीं पृथ्वी का दूसरा भूखंड जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ विस्थापित हो रहा था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। इस तरह से देखा जाए तो जो पृथ्वी का भूखंड था वो दो भागों में बट गया, एक अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आगे क्या होता है कि जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड में भी विभाजन होते हैं, वो भी टूटता है। और जब अंगारा लैंड टूटता है तो इसके टूटने से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनता है, यूरोप महाद्वीप बनता है और एशिया महाद्वीप बनते हैं। अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। क्यों क्यों यही महाद्वीप क्यों बनते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हम बता रहे हैं कि जो अंगारा लैंड है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ विस्थापित हो रहा था। तो आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप है वो उत्तरी ध्रुव में ही पाए जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप बने, जो उत्तरी महाद्वीप हैं। वहीं गोंडवाना लैंड के टूटने से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो दक्षिणी ध्रुव में है, जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है, उनको हम दक्षिणी ध्रुव में रखेंगे। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप भी इसी का भाग था, गोंडवाना लैंड का ही, लेकिन वह समय के साथ ऊपर की ओर विस्थापित करते करते अंगारा लैंड में जाकर मिल गया है। तो वर्तमान में जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो अंगारा लैंड में मिला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी की चार अवस्थाएं। पृथ्वी का जन्म तो हो गया, लेकिन पृथ्वी विकसित अपनी चार अवस्थाओं में होती है। पृथ्वी की चार अवस्थाएं होती हैं। एक होती है पैलियोजोइक यानी प्राथमिक युग, दूसरा मेसोजोइक द्वितीयक युग, तीसरा सेनोजोइक तृतीयक युग और चौथा नियोजोइक युग यानी चतुर्थक युग। ये पृथ्वी इन्हीं चारों अवस्थाओं में विकसित होती है। जो आज हम देख पा रहे हैं वो पृथ्वी इन्हीं चार अवस्थाओं से होकर गुजरी है। उसमें प्राथमिक युग या द्वितीयक युग, जिन्हें पैलियोजोइक और मेसोजोइक कहा जाता है, इनके बारे में हमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन सेनोजोइक को हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि सेनोजोइक युग में या तृतीयक युग में ही हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, सेनोजोइक युग में ही। अब आप ये पूछेंगे कि सेनोजोइक युग में ही हिमालय पर्वत क्यों बना, हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक युग में ही क्यों हुआ? तो वो हम आपको बताते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक युग में क्यों होता है। देखिए, ये है हमारी भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और इसके बीच में है टेथिस सागर। टेथिस सागर यानी भारत के उत्तर में पहले टेथिस सागर था, उसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट थी। हुआ ये कि हम बताए आपको कि जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर की तरफ विस्थापित हो रही है, वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ जा रही है, जबकि यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर। तो जाहिर है कि इनमें टक्कर होगा ही होगा, लेकिन बीच में टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर की वजह से अब ये हुआ कि इसमें जो जमाव था, मलबा जमा हुआ था, वो मलबा जो है वो इतनी जोरदार टक्कर हुई कि मलबा जो है वो ऊपर की तरफ उठ गया, यानी इस टाइप से कुछ उठ गया मलबा। और यही मलबा जो ऊपर की तरफ उठा, जो निक्षेप ऊपर की तरफ उठा, यही हिमालय पर्वत कहलाया, हिमालय
पर्वत। तो हिमालय पर्वत का निर्माण ऐसे हुआ है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से जो टेथिस सागर का निक्षेप था वो ऊपर की तरफ उठ गया, और ऊपर की तरफ उठने की वजह से वो हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो सेनोजोइक युग में ही घटती हैं, इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है वो सेनोजोइक युग में हुआ है। उसके बाद आता है नियोजोइक युग, जिसमें उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण होता है। अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि अगर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है तभी उत्तरी भारत के विशाल मैदान का भी निर्माण हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हिमालय पर्वत जो है वो उस समय अभी निर्माण की फेज में था, अपने निर्माण की अवस्था में था। तो उस समय उसकी जो चट्टानें थीं वो बहुत बड़ी मात्रा में अपरदित हो रही थीं, और वो अपरदित चट्टानें जो है वो हवा और पानी के कारण अपने पर्वतपदीय क्षेत्र में जमा हो रही थी अपने पर्वतपदीय क्षेत्र में जमा हो रही थी। और तो अब ये जब पर्वतपदीय क्षेत्र में जमा होंगे निक्षेप, वहीं दूसरी तरफ सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां वो निक्षेप को बहुत बड़ी मात्रा में बहाकर ले जा रही थी। इसी कारण उत्तर में एक विशाल मैदान का निर्माण होता है, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। तो आप ये समझिए कि अगर हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ होता तो क्या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण संभव था? नहीं, क्योंकि हमें निक्षेप नहीं मिल पाते, नदियां उन्हें लेकर एक जगह से दूसरी जगह फैलाती नहीं, और इस तरह से विशाल मैदान का निर्माण नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत जो है वो उत्तरी भारत के विशाल मैदान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो नियोजोइक युग में उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण होता है। अब चूंकि सेनोजोइक युग में हिमालय पर्वत का निर्माण हो चुका था, और सेनोजोइक युग से ही संबंधित कई सारी घटनाएं और भी हैं, इसलिए हम सेनोजोइक युग को फर्दर आगे इसे कई कालों में बांटेंगे। तो सेनोजोइक युग जो है, सेनोजोइक युग का पहला काल है पैलियोसीन, दूसरा है इयोसीन, तीसरा है ओलिगोसीन, चौथा है मायोसीन, पांचवा है प्लायोसीन, और छठवां है प्लीस्टोसीन। सेनोजोइक युग को 6 कालों में बांटा जाता है: पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन। जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे उन्हें पता होगा इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन एक तरह के अमीनो एसिड भी हैं। तो उन्हीं के आधार पे ये कह सकते हैं कि नाम वाम रखा गया होगा। तो पैलियोसीन जो है, पैलियोसीन एक ऐसी अवस्था थी, हमें इसमें स्पेशली पैलियोसीन को ही देखना है, क्योंकि पैलियोसीन ही वह अवस्था है जिसमें प्राइमेट्स का विकास होता है। प्राइमेट्स क्या होते हैं? तो प्राइमेट्स जो होते हैं वो स्तनधारी जीव होते हैं। स्तनधारी जीव, अब आप ये पूछेंगे कि स्तनधारी जीव क्या होते हैं, तो स्तनधारी जीव जिसमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम स्तनधारी जीव कहते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और जिनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसा भी प्राणी है जो बच्चों को जन्म तो नहीं देता, अंडा देता है, पर वो है स्तनधारी, और उसका नाम है प्लेटिपस। ये एक्सेप्शन है एक, ये बच्चों को जन्म नहीं देता है पर यह है स्तनधारी, और उसका नाम है प्लेटिपस। स्तनधारी जीवों में हम आप
देख सकते हैं लंगूर भी आता है, उरुंगटा आता है, कपी आता है। और यही कपी कपी से ही सर्वप्रथम आगे चलकर हमारे आदि पूर्वज के रूप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास देखने को मिलता है। कपी से ही आगे चलकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास देखने को मिलता है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो पहला कह सकते हैं आदि मानव था जो मैदानी भागों में रहता था। इसकी मस्तिष्क की क्षमता 450 से 500 सीसी थी और ये पेबल उपकरणों का प्रयोग करता था। पेबल उपकरणों का मतलब होता है हैंड एक्स यानी हस्त कुठार, विदारणी यानी क्लीवर। आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए, ये है हस्त कुठार जो दोनों साइड से मतलब धारदार होता है, और ये विदारणी जो त्रिभुजाकार लगभग होती है। तो ये हस्त कुठार और विदारणी इनका जो यूज करता था, ये दोनों औजारों को हम सम्मिलित रूप से पेबल उपकरण कहते हैं। तो पेबल उपकरण का प्रयोग कौन करता था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म कहाँ से पाए गए? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल प्रांत में पाए गए हैं, और कहीं से नहीं, केवल और केवल यहीं से दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल प्रांत से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म पाए गए हैं। अब क्या होता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद विकास होता है होमो हैबिलिस मानव का, जो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व में इसका विकास देखने को मिलता है और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ही देखने को मिलता है होमो हैबिलिस मानव का भी विकास। होमो हैबिलिस मानव की विशेषताएं क्या हैं? तो होमो हैबिलिस मानव को कारीगर मानव कहा गया। कारीगर मानव क्यों कहा गया? ये पहला मानव था जिसने कुछ अपने हाथों से बनाया, यानी अपने हाथों का प्रयोग करने वाला पहला मानव होमो हैबिलिस मानव ही था। क्योंकि जब वो हाथ का प्रयोग करेगा तो कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करेगा, और रचनात्मक कार्य करने की वजह से ही आप कह सकते हैं कि कला का भी जन्म हुआ होगा। तो होमो हैबिलिस मानव ने ही सर्वप्रथम कला को भी जन्म दिया, और इसे कारीगर मानव कहा जाता है। ये अफ्रीका में ही पाया गया। इसकी मस्तिष्क क्षमता 700 से 800 सीसी थी। अफ्रीका तक सीमित था और ओल्डोवन उपकरण से ही संबंध था इसका। इसके बाद हम आते हैं होमो हैबिलिस मानव के विकास के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मानव था वो था होमो इरेक्टस मानव का विकास। यानी होमो हैबिलिस मानव के विकास के बाद आता है होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव का विकास या इसकी विशेषताएं समझते हैं। यह प्रथम मानव प्रजाति जो अफ्रीका से बाहर गई। होमो इरेक्टस मानव ही था जो अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप महाद्वीप में कदम रखा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर एशिया महाद्वीप में आया, तो अगर एशिया महाद्वीप में पूरा पाषाण काल की शुरुआत हो रही है, तो फिर उस काल में या उसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? होमो इरेक्टस मानव को ही, क्योंकि जहां मानव जाएगा कुछ न कुछ करेगा, वहीं से इतिहास बनेगा। तो जब ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में गया होगा तब वहाँ पे पाषाण काल की शुरुआत हुई होगी। यह जो है एस्यूलियन उपकरण मॉडल सेकेंड का प्रयोग करता था। एस्यूलियन उपकरण का मतलब यही हो गया, हस्त कुठार, हैंड एक्स हो गया, क्लीवर हो गया, जो हम आपको अभी दिखाए हैं। देखिए ये है ये हैंड एक्स और ये है क्लीवर यानी विदारणी। तो एस्यूलियन उपकरण में ये दोनों आते हैं। तो इन दोनों का प्रयोग कौन कर रहा था उस समय? होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव जो है वो एस्यूलियन उपकरण का प्रयोग कर रहा था, वो भी मॉडल सेकेंड का। अब देखिए अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम प्रजाति। होमो इरेक्टस मानव जो था वो अग्नि का प्रयोग करने वाला प्रथम प्रजाति कहा जाता है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि अग्नि की खोज कब हुई थी, तो उसमें आता है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में अग्नि का बृहद स्तर पर प्रयोग हो रहा था, यानी दैनिक जीवन में उसका यूज होना शुरू हो गया। लेकिन उसको खोजा गया सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल में, और खोजा किसने था? होमो इरेक्टस मानव ने। इसीलिए कहा जाता है कि अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम प्रजाति होमो इरेक्टस मानव ही है। इसकी मस्तिष्क क्षमता कितनी है? 850 से 1100 सीसी। 1100
सीसी इसकी मस्तिष्क क्षमता है, मतलब ठीक ठाक है इसकी मस्तिष्क क्षमता। तो होमो इरेक्टस मानव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध हमारे निम्न पूरा पाषाण काल से है। उसके बाद आता है निएंडरथल मानव का विकास। निएंडरथल मानव की विशेषता यह है कि इन्होंने सर्वप्रथम समाधान की शुरुआत की, यानी समाधान की शुरुआत करने वाला प्रथम मानव निएंडरथल मानव है। पाषाण औजार संस्कृति इनकी जो है वो मोस्तारी है। इन्होंने सर्वप्रथम अपने पूर्वजों को दफनाना शुरू किया और इनकी जो पाषाण औजार जो संस्कृति थी, कल्चर था, उसको मोस्तारी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद फर्दर निएंडरथल मानव के विकास के बाद आता है होमोसेपियंस, जिसे प्राज्ञ चिंतनशील मानव कहा जाता है। प्राज्ञ या चिंतनशील मानव के बाद आता है होमोसेपियंस सेपियंस। होमोसेपियंस सेपियंस ही आधुनिक मानव या वर्तमान मानव प्रजाति के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मानव या वर्तमान प्रजाति के नाम से इसका जो विकास होता है वो उच्च पुरापाषाण काल में देखा जाता है। होमोसेपियंस का विकास उच्च पुरापाषाण काल में होता है और ये फलक उपकरण और हड्डी के उपकरण का प्रयोग करता है। अब देखिए होमोसेपियंस मानव का जो मस्तिष्क क्षमता होता है वो 1300 सीसी से ज्यादा होता है। ये मानव जो था, मतलब अभी तक के मानव में सबसे ज्यादा सोचने समझने चिंतनशील मानव था। वो मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। तो अब तक जो भी मानव थे वो पत्थरों के औजार यूज कर रहे थे, लेकिन ये पहला मानव था जिसने हड्डी के भी उपकरण बनाए। तो कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि की वजह से इसने हड्डी के औजारों को भी बनाना उचित समझा। तो फलक उपकरण और हड्डी के उपकरण, फलक उपकरण का मतलब फ्लेक का मतलब होता था बड़े पत्थर से पतले पतले छोटे छोटे पत्थरों को तोड़कर निकाला जाना और उससे औजार बनाया जाना को कहा जाता है फलक उपकरण या फ्लेक उपकरण। और हड्डी के उपकरण इसने बनाए। एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए, कम्युनिकेशन बनाने के लिए इसने भाषा का विकास किया। इसकी मस्तिष्क क्षमता थी 1300 से 1600 सीसी। अब देखिए, अब हुआ क्या कि पृथ्वी का विकास हो चुका है, वनस्पतियां आ चुकी हैं, हिमालय पर्वत एवं मैदान के साथ साथ अब क्या हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में हीरो के रूप में होमो इरेक्टस मानव की एंट्री हो चुकी है। यानी अगर हम पाषाण काल की शुरुआत मानते हैं 5 लाख बीसी से, तो उस समय हमारे यहाँ होमो इरेक्टस मानव की एंट्री होती है 5 लाख बीसी में। कौन से मानव की? होमो इरेक्टस मानव की। ठीक। अब होमो इरेक्टस मानव का विकास जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्लीस्टोसीन काल में देखा जाता है। यानी प्लीस्टोसीन काल का जो एज था वो 5 लाख बीसी था। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि होमो इरेक्टस मानव का जो विकास है वो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 लाख बीसी में हुआ है। तो जब 5 लाख बीसी में होमो इरेक्टस मानव अस्तित्व में आ गया, तो जब आ गया तो वो कुछ न कुछ करेगा, कुछ नया करेगा, कुछ भी करेगा। उसके जो भी कल्चर होंगे उससे क्या होगा कि हमारे इतिहास का विकास होगा और जन्म होगा, और यहीं से हम क्या करते हैं, इतिहास की शुरुआत मानते हैं अपनी। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण काल की शुरुआत प्लीस्टोसीन काल से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसी काल में होमो इरेक्टस मानव ने जन्म लिया यहाँ पे। परंतु पाषाण काल की शुरुआत तो होती है होमो इरेक्टस मानव के आगमन से या उसके विकास से 5 लाख बीसी में। परंतु पाषाण काल को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन लुबाक ने 1865 में पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में बांट दिया। जॉन लुबाक ने पाषाण काल को पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में बांट दिया। परंतु इन दोनों के बीच की जो संक्रमण की अवस्था थी उसको मध्य पाषाण काल का नाम दिया गया, संक्रमण की अवस्था को। तो इस तरह से जॉन लुबाक ने 1865 में पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा। पूरा पाषाण काल का समय है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। वहीं मध्य पाषाण काल का समय 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। वहीं नव पाषाण काल का समय 6,000 बीसी से 3500 बीसी देखने को मिलता है। आप इन तीनों कालों को देखिए,
और ये बताइए कि सबसे ज्यादा समय किस काल में लगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आदिमानव ने पूरा पाषाण काल में व्यतीत किए, और जिस फेज में थे उसी फेज में वो चलते रहे। क्यों? अब 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, इतना लंबा समय जो है, लगभग ये समझ लीजिए कि 4,90,000 साल जो हैं वो केवल और केवल आदिमानव ने इसी काल में व्यतीत किए। क्यों किए भाई? आपको नहीं लगता कि इतना साल ये कुछ कर नहीं रहे थे, कि इनकी अवस्थाओं का परिवर्तन नहीं हो रहा था? तो आप ये कह सकते हैं कि जो इस काल में मानव था, वो उसकी जो, जैसे होमो हैबिलिस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, उनकी मस्तिष्क की क्षमता जो थी वो कम थी। इसलिए वो ज़्यादा न सोच पाते थे, न ज़्यादा कुछ कर पाते थे। इसलिए वो नए परिवर्तनों को जन्म नहीं दे पाए। और जब नए परिवर्तनों को जन्म नहीं दे पाए, तो जिस स्टेज में वो चल रहे थे उसी स्थिति में, उसी गति से वो चलते रहे। इसलिए ये जो समय था वो, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया परिवर्तित होने में। और वो समय कब परिवर्तित हुआ? जब होमो सेपियंस मानव अस्तित्व में आया, उच्च पूरा पाषाण काल में। जब वो आया तो उसने तेजी से सोचना शुरू किया, तेजी से कुछ करना शुरू किया, तेजी से परिवर्तन को जन्म दिया। इसलिए अवस्था का परिवर्तन भी तेजी से हुआ। तो इसमें देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में 10,000 बीसी से 6,000 बीसी का ही समय है, केवल 4,000 साल लगा इनको। और 4,000 साल में ये नव पाषाण काल में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मानव था मध्य पाषाण और नव पाषाण में, वो था होमो सेपियंस सेपियंस, यानी आधुनिक मानव, जो बहुत तेजी से कुछ भी सोच सकता था और कर सकता था। इसलिए यहाँ पे समय परिवर्तन में बहुत कम समय लगा। यहाँ का जो मानव था उसकी मस्तिष्क क्षमता बहुत कम थी, इसलिए वो बहुत कम सोच पा रहा था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो परिवर्तनों को जन्म नहीं दे पा रहा था, बल्कि जलवायु में होने वाले परिवर्तनों से वो धीरे धीरे प्रेरित हो रहा था, या धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन कर रहा था। इसलिए इसमें समय ज़्यादा लग गया। परंतु इस काल को, अब पूरा पाषाण काल को, आगे एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है एडोल्ड लॉर्टेट, ने 3 कालों में बांटा इस काल को, यानी पूरा पाषाण काल को एडोल्ड लॉर्टेट ने 3 कालों में बांटा। और वो 3 काल कौन कौन से हैं? तो पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है, इसका जो समय है वो है 5,00,000 बीसी से 10,000 बीसी, यानी 5,00,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। इसमें भी आप देख सकते हैं समय काफी लगा। रीजन वही है कि इस दौरान जो मानव था उसकी मस्तिष्क क्षमता बहुत कम थी, इसलिए वो कुछ नया नहीं कर पा रहा था, इसलिए अवस्था का भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो इसमें निम्न गति से विकास हो रहा था। वहीं जब आएंगे मध्य पूरा पाषाण काल में, तो अपेक्षाकृत यहाँ पे गति जो थी विकास की वो थोड़ी तीव्र देखी गई। वहीं उच्च पूरा पाषाण काल में लगभग वही सेम गति थी। तो इस तरह से पाषाण काल जो है, पाषाण काल को हम देखते हैं कि वो 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फर्दर पूरा पाषाण काल को एडोल्ड लॉर्टेट ने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा। अब इसके आगे हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे, एक एक काल को अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।